हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल एडवांस फिजिक्स। आज का हमारा टॉपिक है बॉर्न-ओपेनहाइमर एप्रोक्सीमेशन, या इसको दूसरा नाम भी दे सकते हैं, सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड न्यूक्लियर मोशन इन अ मॉलिक्यूल। कुमाऊं यूनिवर्सिटी में जो एमएससी फिजिक्स का सिलेबस है, उसकी जो बुक है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, जिसको मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से पढ़ा रहा हूँ, उस बुक की थर्ड यूनिट का ये टॉपिक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम ये बात इसके बॉर्न-ओपेनहाइमर एप्रोक्सीमेशन टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करेंगे, और ये भी बताऊंगा कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको क्या क्या लिख के आना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ये जान लेते हैं कि इस टॉपिक का नाम बॉर्न-ओपेनहाइमर एप्रोक्सीमेशन क्यों पड़ा। एक्चुअली ये क्वांटम मैकेनिकल एप्रोक्सीमेशन है जो दो साइंटिस्टों ने मिलकर बनाया था। पहले साइंटिस्ट का नाम था बॉर्न। अगर मैं इनके पूरे नाम की बात करूं तो इनका पूरा नाम था मैक्स बॉर्न। और दूसरा है ओपेनहाइमर, दूसरे साइंटिस्ट का नाम है ओपेनहाइमर। और अगर मैं इनका भी पूरा नाम लिखूं तो इनका पूरा नाम है जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर। अब इन दोनों ही साइंटिस्ट ने मिलकर एक क्वांटम मैकेनिकल एप्रोक्सीमेशन थ्योरी बनाई थी, इन दोनों ने ही मिलकर। तो उसी थ्योरी को अभी हम पढ़ रहे हैं, जिसको हम शॉर्ट में ये बोलते हैं बॉर्न-ओपेनहाइमर एप्रोक्सीमेशन। अब ये थ्योरी क्या थी, उसके लिए थोड़ा सा हम क्वांटम मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ लेते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग हमने ये देखा था कि जितने भी लाइट वेव पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल्स, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इनके एग्जाम्पल्स की बात करूं तो फोटोन, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इन सबको हम लाइट वेट पार्टिकल कह सकते हैं। ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जितने भी लाइट वेट पार्टिकल होते थे, उन सबकी जो एनर्जी होती थी, उन सबकी जो एनर्जी थी वो थी क्वांटाइज्ड। अब आप कहोगे, वैसे क्वांटम मैकेनिक्स वाले जानते हैं कि क्वांटाइज्ड एनर्जी क्या होती है। कहने का मतलब है ऐसी एनर्जी जिसके डिस्क्रीट वैल्यू हमें मिले। जैसे फॉर एग्जांपल कि फोटोन की जो एनर्जी का एक्सप्रेशन था वो क्या था, फोटोन की एनर्जी Nhν, यानी फोटोन की एनर्जी क्या हो सकती थी, n इक्वल टू 1 2 3 4 etc। मीन्स एक फोटोन की एनर्जी या तो hν हो सकती है, या तो 2hν हो सकती है, या तो 3hν हो सकती है, एंड सो ऑन। ठीक है। h तो आप जानते हो, h इज द प्लांक कांस्टेंट एंड ν इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स यही मानती थी, और उसने ये प्रूव भी किया था कि जितने भी लाइट वेट पार्टिकल होते हैं या जितने भी लाइट वेटेड सिस्टम होते हैं, फॉर एग्जांपल सिस्टम यानी एटम, एटॉमिक सिस्टम, मॉलिक्यूलर सिस्टम, ठीक है, तो उन सबकी एनर्जी क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है। जैसे फोटोन की एनर्जी का मैंने एक्सप्रेशन दिखा दिया। ऐसे ही अगर मैं कहूं कि हाइड्रोजन एटम, एटम के केस में हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं H एटम का। ठीक है, हाइड्रोजन एटम का। तो H एटम की भी एनर्जी कैसे क्वांटाइज होती है, तो क्वांटम मैकेनिकली हम हाइड्रोजन एटम को की एनर्जी के लिए थ्योरी बना चुके हैं पहले से। अगर आपको मेरा वीडियो देखना है हाइड्रोजन एटम के लिए क्वांटम थ्योरी का वीडियो, तो मैंने डाला है स्पेक्ट्रोस्कोपी में 7th वीडियो, क्वांटम थ्योरी ऑफ एटम। तो उसमें मैंने हाइड्रोजन एटम की एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी की हेल्प से, वो मैंने समझाया है। तो आप उसको स्पेक्ट्रोस्कोपी 7 करके आपको मेरे YouTube चैनल पे मिल जाएगा वीडियो, जिसका मैंने नाम डाला था
क्वांटम थ्योरी ऑफ एटम। तो उसमें मैंने ये प्रूव करा है कि हाइड्रोजन एटम की एनर्जी किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वांटाइज होती है, En इक्वल टू माइनस का 13.6 माइनस 13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन। यहां पे अगेन वेयर n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन हो सकती है। तो यहां से इन दोनों ही फॉर्मूले से हमें ये जरूर पता चल गया कि क्वांटम थ्योरी में हमने ये प्रूफ कर चुके हैं, हम ये प्रूफ कर चुके हैं कि जितने भी लाइट वेट पार्टिकल होते हैं वो कैसे होते हैं, उनकी एनर्जी क्वांटाइज होती है। जैसे फोटोन की एनर्जी किस तरह से क्वांटाइज होती है उसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया, ऐसी हाइड्रोजन एटम की एनर्जी कैसे क्वांटाइज होती है उसका भी फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, यानी इनफैक्ट हम ये मान सकते हैं कि सारे एटम क्या, मैंने इस पे भी आपका सारे एटम यानी अब हम किन की बात कर रहे हैं, एल्कली एटम की बात कर रहे हैं, एल्कली एटम्स। तो एल्कली एटम्स की एनर्जी के लिए भी एनर्जी का फॉर्मूला भी हमने देखा। एल्कली एटम्स पे भी मैंने एक यूट्यूब पे आप टाइप करोगे स्पेक्ट्रोस्कोपी 25 का जो वीडियो है उसमें मैंने दिखाया है कि एल्कली एटम की एनर्जी कैसे क्वांटाइज्ड होती है। यानी कुल मिला के स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम ये बात कर चुके हैं कि एटम की एनर्जी किस तरीके से या किस तरह से क्वांटम मैकेनिक्स में हमने ये शो किया कि क्वांटाइज होती है। ठीक है, तो अब तक जितना भी हमें पता चला था, अब तक मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी में या मैंने जितनी फिजिक्स पढ़ा रखी है उसमें हमें कहां तक पता चला था, यहां तक पता चला था कि एटम, जितने भी एटम होते हैं उन सबकी एनर्जी क्वांटाइज होती है। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग सारे लाइट वेट पार्टिकल की एनर्जी क्वांटाइज होती है। तो इसका मतलब मॉलिक्यूल की भी एनर्जी क्वांटाइज होनी चाहिए। ठीक, लेकिन मॉलिक्यूल की एनर्जी हमें क्वांटाइज्ड का इंडिकेशन, यानी मॉलिक्यूल की एनर्जी क्वांटाइज होती है, इसका इंडिकेशन हमें मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा से मिल चुका था। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, जो जितने भी मॉलिक्यूल का जब हमने स्पेक्ट्रा स्टडी किया तो वहां से हमें ये पता चल चुका था कि मॉलिक्यूल का जो स्पेक्ट्रा होता है वो हमें हिंट देता है, कि एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल आर क्वांटाइज्ड, ये हमें हिंट मिलता था। बट जैसे हम एटम के केस में, जैसे हम हाइड्रोजन एटम के केस में, H एटम के केस में, हाइड्रोजन एटम के केस में, या एल्कली एटम्स के केस में, जैसे हम थ्योरेटिकली ये प्रूफ कर पाए कि इन सबकी एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, क्वांटम मैकेनिकली हम इनको डेरिवेशन की हेल्प से, यानी मैथमेटिकली हम ये प्रूफ कर चुके थे क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से कि H एटम या एल्कली एटम की एनर्जी क्वांटाइज होती है। वैसे ही अब हमारा टारगेट ये था कि हमें मॉलिक्यूल के लिए प्रूफ करना था, मॉलिक्यूल के लिए हमें ये प्रूफ करना था कि एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज क्वांटाइज्ड। अब ये कैसे प्रूफ करना था, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा से तो हम प्रूफ कर सकते थे, क्योंकि मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा हमें ऐसे ही इंडिकेशन देता था कि एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल क्वांटाइज होती है। पर ये बात हमें कैसे प्रूफ करनी थी, क्वांटम, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी। मीन्स इसके लिए भी हमें एक मैथमेटिकल प्रूफ बनाना पड़ेगा। जैसे हमने प्रूफ बनाया था हाइड्रोजन एटम के लिए, जैसे हमने प्रूफ बनाया था एल्कली एटम के लिए, वैसे ही अब हमें मैथमेटिकली ये प्रूफ करना पड़ेगा कि कैसे मॉलिक्यूल की एनर्जी क्वांटाइज्ड है। तो वो प्रूफ करने के लिए बहुत सारी मुश्किलें आई। अब वो मुश्किलें क्या थी, प्रॉब्लम तो समझ गया था कि करना क्या था, हमें करना यही था कि मॉलिक्यूल की एनर्जी को हमें मैथमेटिकली डेरिवेशन करके ये प्रूफ करना था कि मॉलिक्यूल की एनर्जी क्वांटाइज्ड होनी चाहिए।
क्योंकि अब तक हम ये प्रूव कर चुके थे कि एटम की एनर्जी क्वांटाइज होती है। तो प्रॉब्लम आ रही थी इसमें, अब प्रॉब्लम आ रही थी। अब वो क्या प्रॉब्लम थी वो समझते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में किसी सिस्टम की एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए, यानी एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कैन बी कैलकुलेटेड by using Schrödinger equation। ठीक है, मैंने आपको बता चुका हूं कि हाइड्रोजन एटम की एनर्जी श्रोडिंजर इक्वेशन की हेल्प से कैसे मैंने कैलकुलेट किया, ये मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के 7th वीडियो में बता चुका हूं। और एल्कली एटम के लिए जो एनर्जी का डेरिवेशन था, या एल्कली एटम की एनर्जी का एक्सप्रेशन कैसा था, ये भी मैं आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी के 25 वीडियो में बता चुका हूं। तो इन दोनों ही वीडियो को आप देख के ये जरूर समझ जाओगे कि एटम की एनर्जी, हाइड्रोजन एटम की एनर्जी और एल्कली एटम की एनर्जी, इन दोनों की ही एनर्जी क्वांटाइज होती है। ठीक है, अब हमारा टारगेट ये था कि क्या मॉलिक्यूल की एनर्जी भी क्वांटाइज होती है। क्वांटम मैकेनिक्स ये कह रहा था मॉलिक्यूल की एनर्जी क्वांटाइज होती है। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या थी कि हम उसे मैथमेटिकली प्रूफ क्या कर पा रहे थे या नहीं कर पा रहे थे। तो उसी को समझने के लिए कि क्वांटम मैकेनिक्स में किसी सिस्टम की एनर्जी, यानी एनर्जी ऑफ सिस्टम कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग श्रोडिंगर इक्वेशन। क्वांटम मैकेनिक्स में हम किसी सिस्टम की एनर्जी इस श्रोडिंगर इक्वेशन की हेल्प से ही कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, यहां पे H है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, और E क्या है, एनर्जी आइगन वैल्यू, एनर्जी आइगन वैल्यू ऑफ सिस्टम, और साई क्या है, वेव फंक्शन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम उस सिस्टम की एनर्जी आइगन वैल्यू कैलकुलेट कर पाते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि अगर हम H एटम की बात करें, हाइड्रोजन एटम के लिए हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की बात करें, क्योंकि ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हर एक सिस्टम के लिए अलग अलग होता है, याद रखना। ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हमें हर एक सिस्टम के लिए अलग, सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बनता कैसे। जैसे हम जानते हैं कि हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, सेंटर पे न्यूक्लियस होता है और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन मोशन करता रहता है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन मोशन करता रहता है। ठीक है, और इस जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस पे +E का चार्ज होता है। तो हाइड्रोजन एटम में हम क्या कंसीडर करते हैं कि न्यूक्लियस अपनी पोजीशन पे फिक्स रहता है और इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड मूव करता रहता है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो अगर मैं कहूं कि इस सिस्टम में कितने टाइप की एनर्जी है, यानी टोटल एनर्जी ही ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कैलकुलेट करता है। तो इसमें दो टाइप की एनर्जी, एक काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि न्यूक्लियस तो मूव नहीं कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक तो इसमें है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, इस हाइड्रोजन एटम में अगर मैं कहूं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर टोटल एनर्जी कैलकुलेट करता है, तो पहली एनर्जी किसकी है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि न्यूक्लियस के पास कोई मोशन है नहीं, न्यूक्लियस हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये अपनी पोजीशन पे फिक्स है, तो ये फिक्स है अपनी पोजीशन पे। तो क्या करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी अगर किसी के पास है तो वो इलेक्ट्रॉन की है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है किसी एक सिंगल पार्टिकल की अपनी कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी किसके वजह से होती है, दोनों के न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के इंटरेक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, तो यानी हमारे पास हाइड्रोजन एटम अगर हम एक कंसीडर करें क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है, तो उसमें दो टाइप की एनर्जी है, एक तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है और एक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम है। तो मैं बताऊं कि चार्ज पार्टिकल के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है
1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या हो जाएगा यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ mv², वेयर m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, मैं चार्ज की वैल्यू पुट करूंगा, Q1 हो जाएगा प्लस ई चार्ज और Q2 हो जाएगा माइनस ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जाएगा -1/4πε0 E² अपॉन R। अब आप कहोगे कि ये ऑपरेटर इक्वेशन कहाँ है ऑपरेटर इक्वेशन। मैं आपको बताऊं कि mv क्या होता है, मोमेंटम, क्वांटम मैकेनिक्स में मोमेंटम ऑपरेटर होता है। और यहाँ पे 1/r दिख रहे हैं, ये 1/r भी क्वांटम मैकेनिक्स में एक ऑपरेटर होता है। तो इसका मतलब जो ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसी है। अगर मैं इसको और मॉडिफाई करूं, तो अगर मैं m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को हम मोमेंटम के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, m²v² अपॉन 2m माइनस 1/4πε0 E² अपॉन R। दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो कुल मिला के अगर मैं कहूं हाइड्रोजन एटम के लिए हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की वैल्यू क्या हुई, तो आप सीधे कह सकते हो हाइड्रोजन एटम के लिए हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का एक्सप्रेशन ये हुआ। ये mv को मैं p से रिप्लेस कर दूं तो ये मोमेंटम ऑपरेटर होता है, इसका स्क्वायर अपॉन 2m, और ये हो जाएगा -1/4πε0, यहाँ E² लगा देते हैं। तो इनमें ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, ये तो कोई ऑपरेटर नहीं है, ये ऑपरेटर है। तो हाइड्रोजन एटम के लिए हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हमने बना दिया था और बहुत इजीली बना भी पाए थे। बट प्रॉब्लम क्या थी कि मॉलिक्यूल के केस में जब हम श्रोडिंगर इक्वेशन बनाते थे तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का एक्सप्रेशन बनाना बहुत टफ था। कैसे टफ था समझाता हूं, मिटा दूं, चलो मिटा दो। ठीक है, तो अब हमें करना क्या था, हमें हाइड्रोजन एटम या एल्किली एटम के लिए हमने हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का एक्सप्रेशन तो बड़े आराम से निकाल लिया था। बट प्रॉब्लम क्या आ रही थी, कहां आ रही थी, जब हम इस श्रोडिंगर इक्वेशन को मॉलिक्यूल के लिए डेवलप करते थे। तो मॉलिक्यूल के लिए जब हम इस हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को डेवलप करते थे तो काफी मुश्किल हुई, या ऐसा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का एक्सप्रेशन मिलता था जिससे हम इस श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व ही नहीं कर पाते थे। समझाता हूं कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक मॉलिक्यूल की बात करूं तो वो मॉलिक्यूल हो गया हमारा H2, हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, H2 मॉलिक्यूल। तो H2 मॉलिक्यूल का अगर मैं कहूं एक तरह से स्ट्रक्चर तो कैसा होगा, इसका एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, और दो न्यूक्लियस होंगे इस मॉलिक्यूल के पास सेम चार्ज के, और इसके पास दो इलेक्ट्रॉन होंगे जो इन दोनों के कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहे होंगे। कुछ H2 मॉलिक्यूल यानी हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल का कुछ सिस्टम ऐसे ही हम अज्यूम कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या आती थी कि हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल में अब हम ये कंसीडर नहीं कर सकते कि न्यूक्लियस अपनी पोजीशन पे फिक्स है, जैसा कि हमने H एटम के केस में अज्यूम कर लिया था। H एटम के केस में हमने अज्यूम कर लिया था कि न्यूक्लियस बहुत हैवी होता है इलेक्ट्रॉन की कंपेयर में, तो हैवी होता है इसलिए वो अपनी पोजीशन पे फिक्स रहता है। हाइड्रोजन एटम के केस में हमने ये एजम्पशन करके हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का एक्सप्रेशन बहुत इजीली कैलकुलेट कर लिया था। बट प्रॉब्लम क्या आ रही थी, H2 मॉलिक्यूल में यानी हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल में, या मैं किसी भी मॉलिक्यूल की बात कर लूं, उसमें क्या हो रहा था कि जो न्यूक्लियस थे वो आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव तो करेंगे ही। क्लियर हो गई बात? अगर क्योंकि टाइम के साथ साथ ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में या तो वाइब्रेट करेंगे या रोटेट करेंगे अपनी एमआई मतलब मोमेंट क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट। ठीक है, तो कुल मिला के प्रॉब्लम कहां आ रही थी, प्रॉब्लम आ रही थी कि अब यहां पे मेरे पास एक काइनेटिक एनर्जी नहीं है, कई सारी काइनेटिक, इसकी अलग काइनेटिक एनर्जी है यानी इलेक्ट्रॉन्स की अलग काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल
इलेक्ट्रॉन, यानी अगर मैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बनाने की कोशिश करूं मॉलिक्यूल के लिए, तो पहले तो मुझे काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन का ऑपरेटर चाहिए जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करता है, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल न्यूक्लियर को कैलकुलेट कर पाए ऐसा भी मुझे ऑपरेटर चाहिए जो सभी मॉलिक्यूल में जितने भी न्यूक्लियाई हैं उन सबकी काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कर पाए, प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को भी कैलकुलेट कर पाए। तो यहाँ पे कितनी टाइप की पोटेंशियल एनर्जी है? एक तो पोटेंशियल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के इंटरेक्शन की वजह से, ठीक है, तो इसे हम PE1 बोल देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट, प्लस पोटेंशियल एनर्जी 2, यानी जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के इंटरेक्शन की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हुई है मॉलिक्यूल के अंदर, उसकी पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें अलग ऑपरेटर चाहिए। प्लस एक और पोटेंशियल एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी 3, यानी जो न्यूक्लियस के इंटरेक्शन की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो जाती है मॉलिक्यूल के अंदर, उसके लिए अलग हमें ऑपरेटर चाहिए। तो कुल मिलाकर हमें ऑपरेटर के कितने एक्सप्रेशन चाहिए, यानी हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इन 5 ऑपरेटर्स का सम होना चाहिए। ठीक है, इन सबका एक्सप्रेशन भी हमें मिल गया था, कोई दिक्कत नहीं थी। इसके लिए भी हमने ऑपरेटर का एक्सप्रेशन बना लिया, इसके लिए भी, इन सबके लिए हमें ऑपरेटर का एक्सप्रेशन मिल चुका था। प्रॉब्लम वहां पे भी नहीं आई कि हमने इन सभी के ऑपरेटर की जो इक्वेशन थी हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी, ऑपरेट किया साइड पे, और फिर श्रोडिंगर इक्वेशन हमने डेवलप कर दी थी। प्रॉब्लम यहाँ पे भी नहीं आई थी। प्रॉब्लम कहां आई थी? जब इस श्रोडिंगर इक्वेशन को जो ऐसा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर रखता था, उसको जब हमने सॉल्व करने की कोशिश की तो वो सॉल्व हुई नहीं। अब प्रॉब्लम यहां आई थी। तो कुल मिला के समझ गए प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि अगर मैं कहूं कि क्वांटम मैकेनिक्स में जब हमने मॉलिक्यूल के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन बनाई थी, कैसी श्रोडिंगर इक्वेशन? जिसमें हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कुछ ऐसा था। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के पास ऐसे ऑपरेटर थे, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर का सम था, जैसे मैंने दिखाया काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन को जो कैलकुलेट करता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल न्यूक्लियाई को जो कैलकुलेट करता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करता है, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को कैलकुलेट करता है, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस को कैलकुलेट करता है। तो ऐसा हैमिल्टोनियन हमने बना भी दिया था और हमने यहाँ पे ऑपरेट भी कर दिया था। बट हुआ क्या कि मॉलिक्यूल के लिए वो श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व हुई नहीं। यानी फॉर मॉलिक्यूल श्रोडिंगर इक्वेशन कैन नॉट बी सॉल्व। ये सॉल्व तो नहीं हो पाए। अब सॉल्व नहीं हो पाए तभी जाके इन दोनों साइंटिस्टों ने अपना योगदान दिया, या एक तरह से कह सकते हैं कि इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया कि कैसे हम इस श्रोडिंगर इक्वेशन को जो हमने मॉलिक्यूल के लिए डेवलप किया उसको कैसे सॉल्व करें। उन्होंने एक अप्रोक्सीमेशन दिया था इस श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतनी देर तक कि एक्चुअल में हमें इस टॉपिक के अंदर क्या पढ़ना है। हमें वो अप्रोक्सीमेशन पढ़ना है जो बॉर्न और ओपेनहाइमर ने दिया था, जिस अप्रोक्सीमेशन को अप्लाई करके हम मॉलिक्यूल के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि अब हमें पढ़ना क्या है। अब नोट्स, जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो आप एग्जाम में लिख के आओगे, उसको भी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग कॉपी पेन पकड़ लो और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। तो सबसे पहले बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन में आप प्रॉब्लम्स बताओगे कि एक्चुअल में फिजिक्स में क्या प्रॉब्लम चल रही थी। तो मैंने उसे शॉर्ट में लिख पाया है कि क्वांटम मैकेनिकली द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज ऑल्सो क्वांटाइज्ड लाइक एनर्जी ऑफ एन एटम, फुल स्टॉप, बट द solution of Schrodinger equation for a molecule is however very difficult to find. यहाँ पे लिख देना difficult to find from that of an atom, because in case of an atom we have to only solve Schrodinger equation for optical electrons of an atom,
बाउंडेड बाय सिंगल न्यूक्लियस, सो द हैमिल्टोनियन of Schrodinger equation contain only kinetic energy and potential energy of optical electron. Second point, but in case of a molecule, we have to take two or more nucleus containing number of electron in bound state. Here, the nucleus also interact with each other. Due to this interaction, यहाँ पे full stop है. Due to this interaction, nuclear motion in molecule cannot be ignored as we can do. समझा देता हूं दोबारा, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में इन लाइनों का मतलब क्या है? क्वांटम मैकेनिकली द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज आल्सो क्वांटाइज्ड लाइक एनर्जी ऑफ एन एटम. क्वांटम मैकेनिक्स में हमने ये दिखा दिया था कि एनर्जी ऑफ एटम क्वांटाइज्ड होती है, तो क्वांटम मैकेनिकली ये भी हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मॉलिक्यूल की एनर्जी भी क्वांटाइज्ड होती है. But the solution of Schrodinger equation for a molecule is however very difficult. क्यों डिफिकल्ट था? मैंने बहुत आराम से आपको इससे पहले वही समझाया कि क्या उसमें डिफिकल्टी आ रही थी, क्योंकि उसका हैमिल्टोनियन का एक्सप्रेशन ही बहुत बड़ा था. फ्रॉम दैट ऑफ एन एटम, एटम की कंपेयर में हैमिल्टोनियन जो था उसका एक्सप्रेशन बहुत डिफिकल्ट था सॉल्व करना. बिकॉज किस रीजन की वजह से? क्योंकि इन केस ऑफ एन एटम, एटम के केस में हमने देखा वी हैव टू ओनली सॉल्व श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन. ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन. जैसे हाइड्रोजन के एटम के केस में एक ही ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसे में एल्कली एटम की बात करूं तो सोडियम एटम के केस में 281, तो जो ये लास्ट वाला 1 है ये ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन है. तो 28 जो यानी जो 2 और 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी जो 10 इलेक्ट्रॉन है सोडियम एटम के, वो एनर्जी में पार्टिसिपेट नहीं करते. तो इस वजह से हम उनकी एनर्जी को इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ इस ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन की वजह से सिस्टम की एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं. तो मैंने ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन की बात की, यानी इन केस ऑफ सारे एटम की बात की है कि सारे एटम के केस में जब हमें श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करनी होती थी तो हम सिर्फ ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन डेवलप करते थे. ठीक है, जैसे हाइड्रोजन एटम के केस में एक ही इलेक्ट्रॉन है, यानी वही ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन है. तो मैंने क्या समझाया कि सॉल्व श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन फॉर ऑफ एन एटम बाउंडेड बाय सिंगल न्यूक्लियस, क्योंकि ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन एक या दो हो सकते हैं लेकिन न्यूक्लियस तो एक ही रहेगा ना. सो द हैमिल्टोनियन of Schrodinger equation contain kinetic energy and potential energy of optical electron. क्योंकि एक ही न्यूक्लियस है तो उसकी वजह से हमें कैलकुलेशन कम हो गई. एक ही न्यूक्लियस था तो उसकी हमने कैलकुलेशन की नहीं, क्योंकि हम ये मानते थे कि एटम के केस में एक ही न्यूक्लियस काफी हैवी होता है और वो हैवी होता है, इस वजह से उसकी पोजीशन को हम फिक्स मान लेते हैं और श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत आसान हो गया था. मैं समझा चुका हूं. अब सेकंड प्रॉब्लम क्या आ रही थी? बट इन केस ऑफ मॉलिक्यूल वी हैव टू टेक 2 और मोर न्यूक्लियस, क्योंकि मॉलिक्यूल के केस में हमें ये तो मानना ही पड़ेगा कि कम से कम 2 न्यूक्लियस या अधिक से अधिक 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, कंटेनिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कंटेन करेंगे. अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के केस में अब हम ये नहीं कह सकते कि ये 2 और 8 इलेक्ट्रॉनों की अपनी कोई एनर्जी नहीं होगी. अब इनकी भी एनर्जी हमें काउंट करनी पड़ जाएगी. समझ गए? क्योंकि ये तो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, टाइटली मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हम कांस्टेंट मानते हैं, तो इसलिए हम कैलकुलेट करते हैं उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो क्या होती है, चेंज होती रहती है. जो एटम को जब हम एनर्जी देते हैं तो इस ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है. ऐसा हम क्वांटम मैकेनिक्स नहीं मानते. बट मॉलिक्यूल के केस में हमने देखा है कि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं. तो फिर एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कौन होगा? वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला ही तो. पेयर्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें से ही तो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा, तभी तो मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा. तो उस केस में हमने ये देखा कि एक तो मॉलिक्यूल के केस में हमारे पास कम से कम 2 न्यूक्लियस या अधिक से अधिक 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, और उनके सारे ही इलेक्ट्रॉन एक तरह से ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन के रूप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. कि वो जब हमने मॉलिक्यूल को एनर्जी दी तो उन बाउंडेड, यानी जितने भी, फॉर एग्जांपल मैंने H2 का मॉलिक्यूल दिखाया तो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं. ये भी कैप्चर कर लेता है, ये भी कैप्चर, यानी दोनों पेयरिंग मतलब दोनों बाउंड हो गए. उन दोनों के बाउंडेशन से ही एक बॉन्ड बना हाइड्रोजन एटम के बीच में, कोवैलेंट बॉन्ड. तो अब इन दोनों ही इलेक्ट्रॉनों में से कोई सा भी एक इलेक्ट्रॉन जब मैं इस मॉलिक्यूल को एनर्जी दूंगा
तो इन दोनों में से कोई एक इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। तो अब हम ये नहीं कर सकते कि एक आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन को ही हम ये समझे कि वही इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा और हमें उसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन डेवलप करनी। अब हमें क्या करना है, मॉलिक्यूल के केस में सारे ही इलेक्ट्रॉनों के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करना है और सारे ही न्यूक्लियस की लिए श्रोडिंगर इक्वेशन, सारे ही न्यूक्लियस की एनर्जी को भी हमें कैलकुलेट करना है। क्यों, देखो मैंने यहाँ क्लियर किया, इन केस ऑफ मॉलिक्यूल वी हैव टू टेक 2 or more न्यूक्लियस कंटेनिंग number of electron in bounded state. Here the nucleus also interacts with other nucleus. Due to this interaction, nuclear motion in molecule cannot be ignored. यानी जब दो से ज्यादा या दो से ज्यादा न्यूक्लियस आ जाते हैं तो उनके बीच में जो इंट्रैक्शन होता है उसकी वजह से न्यूक्लियस भी मजबूर हो जाते हैं मोशन करने के लिए। अब जब न्यूक्लियस भी मॉलिक्यूल के अंदर मोशन करने लग गए तो एक तो हमें इलेक्ट्रॉनों का मोशन हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के अंदर डालना है और दूसरा न्यूक्लियस का भी मोशन हमें हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के अंदर डालना है और प्लस न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच जो इंटरेक्शन से पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो रही है जो मैंने अभी दिखाया था वो भी हमें डालना है। तो इसका मतलब जो हमारे पास मॉलिक्यूल के लिए हैमिल्टोनियन ऑपरेटर था वो काफी डिफिकल्ट था बनाना और ऊपर से उसको अगर हम श्रोडिंगर इक्वेशन में ऑपरेट करते थे तो उसको सॉल्व करना भी बहुत टफ हो जाता था। तो ये लाइनें आप लिख लो, मैंने कोशिश की है इन लाइनों को समझाने की। इसके आगे भी लाइनें लिखवाता हूं, आप नोट करो। तो उसके आगे आप ये नोट करोगे, obviously the quantum mechanical Hamiltonian operator for molecule containing terms for electronic motion, nuclear motion and their interaction. So the Schrodinger equation for a molecule can be written as, कहने का मतलब मैंने मॉलिक्यूल में क्या बताया था कि न्यूक्लियस होंगे। फॉर एग्जांपल मैं हाइड्रोजन एटम की बात कर लूं, हाइड्रोजन गैस के बारे में बात करूं तो H2 गैस, इसके पास क्या होंगे, 2 न्यूक्लियस होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन होंगे जो दोनों न्यूक्लियस के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या था कि क्वांटम मैकेनिक्स में पहले तो हमें जो हैमिल्टोनियन होगा, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंगर इक्वेशन क्या हो गई, जब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर सिस्टम के वेव फंक्शन पे ऑपरेट होगा और इसकी एनर्जी आइगन वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो ये श्रोडिंगर इक्वेशन हो गई। तो इस श्रोडिंगर इक्वेशन को अगर हम कह रहे हैं मॉलिक्यूल के लिए हम बना रहे हैं, मॉलिक्यूल के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन बना रहे हैं, तो जो ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होगा ये मॉलिक्यूल का होगा। तो मॉलिक्यूल का हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कैसे बनेगा, जिस हैमिल्टोनियन ऑपरेटर में इसके इलेक्ट्रॉनिक मोशन को भी कंसीडर किया जाएगा, न्यूक्लियर मोशन को भी कंसीडर किया जाएगा और उनके इंटरेक्शन को भी कंसीडर किया जाएगा। तो अब ये तो मैंने जनरल एग्जांपल दे दिया हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल का, बट फॉर एग्जांपल अल्फा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई किसी मॉलिक्यूल में, ठीक है, या ऐसे अल्फा छोड़ो, आई नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है और जे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एक मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या होगा, मैंने बताया था कैसे लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन। पहला इसका जो टर्म होना चाहिए वो सारे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का को कैलकुलेट करता हूं। फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल न्यूक्लियाई, सारे न्यूक्लियाई की काइनेटिक एनर्जी को भी कैलकुलेट कर पाए ये हैमिल्टोनियन। प्लस इस हैमिल्टोनियन में पोटेंशियल एनर्जी हो किसके बीच की, इलेक्ट्रॉन के बीच की पोटेंशियल एनर्जी हो, प्लस दूसरी पोटेंशियल एनर्जी हो जो कब क्रिएट हो जाती है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के इंट्रैक्शन की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट हो जाती है। और थर्ड जो पोटेंशियल एनर्जी होगी जो इस हैमिल्टोनियन ऑपरेटर में होनी चाहिए, एक्सप्रेशन में जो होनी चाहिए वो थी न्यूक्लियस के बीच में जो इंट्रैक्शन की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो रही है, इन सभी के टर्म्स होने चाहिए। तो बना के देखें,
तो हम बना के देख रहे हैं कि कैसा इसका एक्सप्रेशन होगा मॉलिक्यूल के लिए। तो मॉलिक्यूल के लिए मैंने बोल दिया कि अगर इस मॉलिक्यूल में I नंबर ऑफ न्यूक्लियाई और J नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, समीशन यानी सारे ही हर एक न्यूक्लियस का अलग अलग हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो हर एक यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन है ना, तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन। तो मैं बोल देता हूं कि जे समीशन यानी सारे ही इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पे दिखाने का मतलब क्या है कि हम सारे ही इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, बता दूं काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है। चलो पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। पहले बता देता हूं काइनेटिक एनर्जी। क्वांटम मैकेनिक्स में काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर होता है p²/2m। ये तो मैंने मोमेंटम के ऑपरेटर के फॉर्म में लिखा, क्योंकि हम जानते हैं कि मोमेंटम ऑपरेटर का एक्सप्रेशन क्या होता है, I h कैट डेल्टा। यहां अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस h कैट स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर अपॉन 2m। तो ये है काइनेटिक एनर्जी का एक इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करने का ऑपरेटर, समझ रहे हो। यानी एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए अगर मैं कोई ऑपरेटर बनाऊंगा तो वो ये है। तो यहां पे तो हमें I नंबर ऑफ न्यूक्लियाई की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है और J नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो फिर समझ गया ना, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं ताकि आप लोगों को दिखता रहे, ताकि आप फॉर्मूला मतलब इस हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का एक्सप्रेशन बना पाओ। तो एक्सप्रेशन क्या होगा, h कैट स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है। तो मैं मिटा दूं। अब देखो, तो पहले मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन, तो यहां मैंने हैमिल्टोनियन ऑपरेटर लगा दिया। अच्छा यहां पे बनाओ तो क्या हो जाएगा, ये समीशन लगाएंगे। समीशन, इस समीशन का मतलब क्या है कि हम सारे ही J यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन से लेकर J इलेक्ट्रॉन तक की सबकी काइनेटिक एनर्जी हम कैलकुलेट करके उनका सम कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, माइनस h कैट स्क्वायर डेल्टा, यहाँ J लेवल लगा देंगे क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन का अलग स्पेस अलग ऑपरेटर होगा, हर एक इलेक्ट्रॉन का अलग ऑपरेटर होगा, इसलिए मैं इस डेल्टा के नीचे J लगा रहा हूं, इसका स्क्वायर। अब सारे इलेक्ट्रॉनों का मास एक जैसा होता है तो m, तो मैं इसके आगे से ये माइनस हटा के यहां लगा दे रहा हूं क्योंकि सबकी निगेटिव ही होगी, जो ऑपरेटर का एक्सप्रेशन होगा सबका निगेटिव होगा। ऐसे ही मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल न्यूक्लियाई का एक्सप्रेशन बनाऊं तो क्या हो जाएगा, माइनस आगे से लगा दिया क्योंकि ऑपरेटर के एक्सप्रेशन में आगे से माइनस है, ठीक। अब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, प्लांक रिड्यूस्ड प्लांक कांस्टेंट तो सबके लिए सेम रहेगा। अभी सभी न्यूक्लियाई के लिए यहाँ पे हम न्यूक्लियाई का नंबर कितना है, I नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, तो यानी हमें सभी न्यूक्लियाई का सम करना है, सभी न्यूक्लियाई की काइनेटिक एनर्जी का सम करना है, और ये I है स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है। ये तो स्मॉल m है तो यहाँ पे सफिक्स में इलेक्ट्रॉन लगा दे रहा हूं और यहाँ पे न्यूक्लियस लगा दो, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे I लगा दूंगा क्योंकि हर एक न्यूक्लियस का मास अलग अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करूं HCl की, तो दोनों ही न्यूक्लियस का मास अलग अलग है, तो इसीलिए मैंने हर एक न्यूक्लियस का अलग अलग मास के लिए ये मैंने ऑपरेटर बना दिया, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का था तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था, तो सारे इलेक्ट्रॉनों का मास एक जैसा होता है, बट सारे न्यूक्लियस का मास एक जैसा नहीं होता, तो इसलिए मैंने यहाँ 2mi सफिक्स में लगा दिया क्योंकि हर एक न्यूक्लियस की अलग काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर हो गया। तो ठीक है, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन इस ऑपरेटर से कैलकुलेट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल न्यूक्लियाई इस ऑपरेटर से कैलकुलेट हो जाएगा, प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे दिखा सकता हूं, प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को ऐसे दिखा सकता हूं, प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाई को ऐसे दिखा सकता हूं, ठीक है। तो इस कुल मिला के जो मॉलिक्यूल के लिए जो श्रोडिंगर इक्वेशन जो हमने लिखी है उसमें हैमिल्टोनियन ऑपरेटर ये होगा। मैंने बता दिया था कि इस ऑपरेटर को बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी,
ये क्वांटम मैकेनिक्स ने इजीली बना दिया था और वो हमने आपकी स्क्रीन के सामने लिख दिया, आप नोट कर लो। ठीक है, तो आप इसे इक्वेशन फर्स्ट लिख देना और इसे इक्वेशन सेकंड लिख देना। ठीक है, ये सब नोट्स का पार्ट है, तो सब चीजें उतारते रहो। तो यहां तक तो आपने नोट कर लिया होगा इक्वेशन फर्स्ट जो मॉलिक्यूल के लिए थी, श्रोडिंगर इक्वेशन। ये वेयर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कुछ ऐसा है। इस हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की जो चीजें नोट करने वाली है वो लिख लो, वेयर, ठीक है, वेयर m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, mi इज द मास ऑफ ith nucleus of a molecule। ठीक है, VEE क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन। क्लियर हो गई बात? VNE आप लिखोगे अगेन पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ड्यू टू न्यूक्लियाई इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन। ठीक है, और VNN क्या है? अगेन पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ड्यू टू न्यूक्लियाई इंटरेक्शन। क्लियर हो गई बात? इतना आप नोट कर लो। फिर इसके बाद कुछ लाइनें नोट करानी है। ठीक है, फटाफट आप इसे नोट कर लो। उसके बाद आप इन लाइनों को नोट करोगे। इनमें मैंने नोट किया है इट इज, मतलब जो मॉलिक्यूल की श्रोडिंगर इक्वेशन थी जो मैंने लिखी है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, कि हैमिल्टोनियन जब वेव फंक्शन मॉलिक्यूल के वेव फंक्शन पे ऑपरेट होता है तो एनर्जी आइगन वैल्यू देता है और मॉलिक्यूल का वेव फंक्शन देता है। तो इस श्रोडिंगर इक्वेशन में हैमिल्टोनियन इतना कॉम्प्लेक्स था। तो हम इन दोनों इक्वेशन के बारे में क्या बताएंगे? इट इज सो कॉम्प्लेक्स देन श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर एन एटम। एटम के श्रोडिंगर इक्वेशन से ये काफी कॉम्प्लेक्स थी। So the solution of the Schrodinger equation for a molecule is not possible। तो इसी कारण जो इस श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो गया था, यानी नॉट पॉसिबल था उस टाइम, जब तक ये बॉर्न ओपेनहाइमर ने अपना अप्रोक्सीमेशन नहीं दिया था, तब तक इस श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया जा सका। एक मॉलिक्यूल के लिए इस श्रोडिंगर इक्वेशन को तब तक सॉल्व नहीं किया जा सका जब तक बॉर्न ओपेनहाइमर ने ये अप्रोक्सीमेशन नहीं दिया था। ठीक है, टू सॉल्व दिस श्रोडिंगर इक्वेशन बॉर्न एंड ओपेनहाइमर प्रपोज्ड क्वांटम मैकेनिकल अप्रोक्सीमेशन। अब बात आई कि ये अप्रोक्सीमेशन आया क्यों? इस श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आया। अब इस अप्रोक्सीमेशन में था क्या? अकॉर्डिंग टू इट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ मॉलिक्यूल एट एनी इंस्टेंट इज द सेम एज इफ न्यूक्लियाई वर फिक्स्ड इन स्पेस। कहने का मतलब क्या था कि जो, ठीक है, कहा दिखाऊं, यहां दिखा देता हूं, इस इक्वेशन को हटा के यहां दिखा देते हैं। एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, कुछ दो न्यूक्लियाई होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस अप्रोक्सीमेशन का मानना यह था कि जब हम इलेक्ट्रॉन का मोशन कैप्चर करेंगे तो उस टाइम हम न्यूक्लियस के मोशन को या न्यूक्लियस को अपनी पोजीशन पे फिक्स मान सकते हैं। अब उन्होंने ऐसा क्यों कह दिया? क्योंकि उन्होंने इसके पीछे ये थ्योरी बनाई कि जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है वो काफी फास्ट होता है इन कंपेरिजन टू न्यूक्लियर मोशन। यानी न्यूक्लियस का जो मोशन है उसकी स्पीड बहुत बहुत कम थी अगर हम उसे कंपेयर करें इलेक्ट्रॉन के मोशन की स्पीड से। यानी इलेक्ट्रॉन का मोशन मॉलिक्यूल के अंदर काफी फास्ट होता था, बहुत फास्ट होता था, और उसी का कंपेरिजन हम न्यूक्लियस के मोशन से करें तो न्यूक्लियस का मोशन इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में बहुत स्लो होता था।
तो बहुत स्लो होने की वजह से इन्होंने ये अप्रोक्सीमेशन दे दिया कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड मॉलिक्यूल एट एनी इंस्टेंट इज सेम एज, मतलब मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन का मोशन मॉलिक्यूल के अंदर हम ये मान के भी सॉल्व कर सकते हैं कि न्यूक्लियस अपनी पोजीशन पे फिक्स है। क्यों उन्होंने फिक्स मान दिया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मोशन न्यूक्लियस के मोशन के कंपेयर में काफी फास्ट होता था, तो उन्होंने ये अप्रोक्सीमेशन दे दिया। ठीक है, अब कहने का मतलब समझो ना मेरी बात, जैसे मान लो आप पैदल चल रहे हो और एक गाड़ी 100 की स्पीड में जा रही है या 200 की स्पीड में जा रही है, तो अगर वहां का बंदा आपको देखेगा तो वो यही समझेगा यार ये आदमी तो रुका हुआ है ना। अगर आप कार की स्पीड काफी फास्ट है, कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन कारें हैं और ये न्यूक्लियस है, ये आप जो पैदल चल रहे हो रोड पे, तो आपकी स्पीड इतनी धीमी है कार के कंपेयर में कि कार को लगा आप तो रुके हुए हो अपनी पोजीशन पे। तो यानी कार के मोशन को हम कब कैलकुलेट कर सकते हैं, अपने ये भी मान के कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम अपनी पोजीशन पे रुके हुए हैं। अब हम देखें कि कार कितनी स्पीड से जा रही है, तो हमने देख लिया कार 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, क्योंकि हमारे मोशन का उसकी स्पीड में तो कोई इफेक्ट पड़ा नहीं जो हमने कैलकुलेशन की, क्योंकि हमारी स्पीड तो वैसी बहुत स्लो थी कार के कंपेयर में। तो अप्रोक्सीमेट, तभी हमने इसे अप्रोक्सीमेशन बोला है, यानी ये एक अप्रोक्सीमेशन है, नॉट एग्जैक्ट बट इट इज अप्रोक्सीमेशन, और ये काफी वैलिड है इस केस में, यानी न्यू मॉलिक्यूल के केस में ये अप्रोक्सीमेशन काफी वैलिड है। ठीक है, समझ गए ना कि ओवरऑल हमने करा क्या, हमने करा क्या बॉर्न एंड ओपेनहाइमर ने एक थ्योरी बनाई, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब हमें इलेक्ट्रॉन का मोशन कैलकुलेट करना हो तो हम न्यूक्लियस को अपनी पोजीशन पे फिक्स मान सकते हैं। अब इसके पीछे उन्होंने यही रीजन दिया कि इलेक्ट्रॉनों का मोशन काफी फास्ट होता है न्यूक्लियर के मोशन के कंपेरिजन में। ठीक है, यानी न्यूक्लियाई के मोशन से अगर हम इलेक्ट्रॉन के मोशन की कंपेयर करें तो इलेक्ट्रॉनों का मोशन न्यूक्लियस के मोशन के कंपेयर में काफी फास्ट था। इस वजह से हम ये अप्रोक्सीमेशन ले पा रहे थे कि हम जब इलेक्ट्रॉनों का मोशन या इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी जब कैलकुलेट करें तो हम न्यूक्लियस की पोजीशन को एज अ कोऑर्डिनेट ट्रीट करें, यानी एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रीट करें। ठीक हो गया। तो ये जब उन्होंने अप्रोक्सीमेशन दिया उसके बाद उन्होंने इस स्टेटमेंट के बेसिस पे, यानी अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट दे सॉल्व द मॉलिक्यूलर श्रोडिंगर इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, यानी जो उन्होंने अप्रोक्सीमेशन दिया था, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट दे शोड दैट द मॉलिक्यूलर श्रोडिंगर इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड इन 2 स्टेप। यानी उन्होंने इस अप्रोक्सीमेशन को अप्लाई करके, यानी अप्रोक्सीमेशन क्या था, जब मुझे इलेक्ट्रॉनों का मोशन कैलकुलेट करना हो तो मैं न्यूक्लियस को अपनी पोजीशन पे फिक्स मानूंगा, जैसे कि हम एटम के केस में कर रहे थे। तो हम इस श्रोडिंगर इक्वेशन को 2 स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं। अब वो 2 स्टेप क्या था उसके बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो। तो बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन को जब हम अप्लाई करेंगे तो उन्होंने क्या किया कि मॉलिक्यूल की लिए जो श्रोडिंगर इक्वेशन थी उसको 2 स्टेप में सॉल्व किया। अब वो कैसे सॉल्व किया, उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स का एक सिंपल सा, मतलब एक अप्रोक्सीमेशन तो था, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में एक और कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि जब एक सिस्टम के अंदर 2 छोटे छोटे सिस्टम हो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक सिस्टम है बड़ा सा, उसके अंदर 2 सिस्टम है, तो पूरे सिस्टम का एक अपना हैमिल्टोनियन हो गया। तो ये हैमिल्टोनियन उस दोनों छोटे छोटे सिस्टम के हैमिल्टोनियन दो, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये 2 छोटे छोटे सिस्टम से बना है, तो जो टोटल हैमिल्टोनियन होता है वो दोनों ही सिस्टम का, यानी सिस्टम फर्स्ट और सिस्टम सेकंड के हैमिल्टोनियन का सम होता है। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स का ये कॉन्सेप्ट है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऐसा सिस्टम है जो 2 छोटे छोटे सिस्टम से मिलकर बना है, तो उन दोनों ही सिस्टम का हैमिल्टोनियन, अलग अलग हैमिल्टोनियन का सम वो किसके बराबर होगा, सिस्टम के टोटल हैमिल्टोनियन के बराबर होगा। पहला तो ये कॉन्सेप्ट है क्वांटम मैकेनिक्स का। एंड सेकंड कॉन्सेप्ट ये है कि वेव फंक्शन पे, फॉर एग्जांपल कि सिस्टम फर्स्ट का वेव फंक्शन psi1 है और सिस्टम सेकंड का वेव फंक्शन psi2 है। तो अगर मैं कहूं कि ओवरऑल पूरे सिस्टम का वेव फंक्शन, टोटल वेव फंक्शन क्या होगा, तो वो वेव फंक्शन इन दोनों ही वेव फंक्शन का प्रोडक्ट होता है। ये बात अपने माइंड में रखना, क्योंकि ये चीज हमें पता है तब जाके हम बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन को अप्लाई करेंगे।
ठीक है, तो अब ये कॉन्सेप्ट हम क्यों लगा सकते हैं, उसके पीछे रीजन है। उसके पीछे उन्होंने सिंपल सा रीजन बोला कि जो ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल जो है इसमें दो सिस्टम है, एक तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक मोशन को जो इलेक्ट्रॉनिक मोशन की वजह से जो सिस्टम बना है वो एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गया, और दूसरा न्यूक्लियर सिस्टम। क्लियर हो गई बात? यानी कुल मिला के हम एक मॉलिक्यूल को अगर क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम माने तो वॉन ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सिंपल से बोल दिया कि इलेक्ट्रॉनों के मोशन में न्यूक्लियर के मोशन का कोई रोल नहीं होता। न्यूक्लियस अपनी पोजीशन पे फिक्स होते हैं जब मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं। ये अप्रोक्सीमेशन था, तो इस अप्रोक्सीमेशन की वजह से हम मॉलिक्यूल के सिस्टम को दो छोटे छोटे सिस्टम में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है एक सिस्टम जिसमें हम इलेक्ट्रॉन के मोशन की स्टडी कर लें या उसकी कैलकुलेशन कर लें, और दूसरा सिस्टम जिसमें हम न्यूक्लियर के मोशन की स्टडी कर लें। ठीक है, तो इसीलिए इस वॉन ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन का दूसरा नाम ये भी पड़ा, सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड न्यूक्लियर मोशन इन अ मॉलिक्यूल। मीन्स क्योंकि वॉन ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन यही था कि उन्होंने ये बोला था कि मॉलिक्यूल के अंदर हम इलेक्ट्रॉन के मोशन की कैलकुलेशन अलग कर सकते हैं और न्यूक्लियाई के मोशन की कैलकुलेशन को अलग कर सकते हैं। तो यानी अब हम क्वांटम मैकेनिक्स का ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं इस मॉलिक्यूल में। तो यानी दो स्टेप क्या थे, यानी फर्स्ट में हम क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में इलेक्ट्रॉनों के लिए अलग से हैमिल्टोनियन कैलकुलेट करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए अलग से वेव फंक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों के मोशन को कैलकुलेट करने वाला हैमिल्टोनियन जब इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन पे ऑपरेट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का आइगन वैल्यू दे देगा। टोटल जो भी इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से जितनी एनर्जी डेवलप होती है उसकी आइगन वैल्यू दे देगा। ये फर्स्ट स्टेप था। यानी इन दिस स्टेप we calculate the energy due to electronic motion in a molecule। ठीक है, इसको आप नोट कर लो, और अदरवाइज मैं लिखवाऊंगा अभी दोबारा इसको और अच्छी तरह से लिखवाऊंगा। ठीक है, यहां तक तो हमारी दो इक्वेशन चल रही थी और ये हो गई थर्ड इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बिकॉज इस इक्वेशन को क्यों सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एटम की तरह ही हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये एजम्पशन माना है कि न्यूक्लियस अपनी पोजीशन पे फिक्स है। एंड सेकंड स्टेप क्या था, स्टेप सेकंड में क्या था कि जैसे इलेक्ट्रॉन के मोशन के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन बनी, वैसे ही न्यूक्लियस के मोशन के लिए भी को कैलकुलेट करने के लिए भी हैमिल्टोनियन ऑफ न्यूक्लियाई, जब हैमिल्टोनियन ऑफ न्यूक्लियस वेव फंक्शन यानी न्यूक्लियाई के सिस्टम का जो वेव फंक्शन होगा उस पर जब ऑपरेट होगा तो सारे न्यूक्लियस की वजह से जितनी एनर्जी जनरेट होगी उसके लिए एनर्जी आइगन वैल्यू दे देगा। थर्ड इक्वेशन होगा नहीं होगा, जैसे इलेक्ट्रॉनों का सिस्टम अलग था तो उनकी एनर्जी अलग होगी, वैसे ही न्यूक्लियस के मोशन का जो सिस्टम था उसके लिए अलग हमने श्रोडिंगर इक्वेशन बना ली। बट लेकिन जो ये कॉन्सेप्ट है क्वांटम मैकेनिक्स का जो कॉन्सेप्ट है कि जब एक सिस्टम दो छोटे छोटे सिस्टम से मिलकर बना होता है तो उस सिस्टम की टोटल एनर्जी, पूरे बड़े सिस्टम की टोटल एनर्जी उन दोनों ही सिस्टम की एनर्जी का सम होती है। जैसे ये हैमिल्टोनियन सम होता है तो हैमिल्टोनियन क्या कैलकुलेट करता है, एनर्जी। यानी इस इक्वेशन को हम कह सकते हैं टोटल एनर्जी ऑफ होल सिस्टम इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल एनर्जी ऑफ सिस्टम, है ना। यानी सिस्टम की अलग अलग एनर्जी का सम ये
सिस्टम की बड़े सिस्टम की टोटल एनर्जी होगा। ठीक है, तो अगर मैं ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दूं, ठीक है, तो हमें ये भी पता चला कि जो मॉलिक्यूल का वेव फंक्शन होगा, यानी जो ओवरऑल टोटल मॉलिक्यूल का जो वेव फंक्शन होगा वो क्या होगा, किसका मल्टीप्लीकेशन होगा या प्रोडक्ट होगा, वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इनटू वेव फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर सिस्टम। ऐसे ही मैं कहूं कि इस मॉलिक्यूल का टोटल हैमिल्टोनियन किसके बराबर होगा, हैमिल्टोनियन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम प्लस हैमिल्टोनियन ऑफ न्यूक्लियर सिस्टम। ऐसे ये भी कह सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल यानी जो सिस्टम है, इस सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या होगी, एनर्जी ड्यू टू ऑल इलेक्ट्रॉन प्लस एनर्जी ड्यू टू ऑल न्यूक्लियस। ठीक है, तो इस तरह से हम मॉलिक्यूल की एनर्जी को, मॉलिक्यूल के श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो उन्होंने ये तरीका बताया था, बट इसको अप्लाई कैसे करना है वो हम स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। ठीक है, मैंने तो ये आइडिया दे दिया शॉर्ट में, बट इसको आप अच्छी तरीके से लिख लो। ठीक है, इसे अच्छी तरह से आप नोट कर लो, क्योंकि आपको नोट्स भी बनाने हैं। तो ये नोट कर लेना। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या लिखना है, द वेव इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक मोशन इज सॉल्व्ड अलोन in which nuclear coordinate are fixed in their position. So when nuclei are assumed to be fixed position, Schrodinger equation for electronic motion क्या होगा, ऐसे ही लिखेंगे, हैमिल्टोनियन ऑफ इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन पे ऑपरेट होगा तो एनर्जी आइगन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मोशन को वो कैलकुलेट कर देगा। ठीक है, इस तरह से आप श्रोडिंगर इक्वेशन लिखोगे। ठीक है, यहां वेयर, तो जो इलेक्ट्रॉनिक मोशन का हैमिल्टोनियन होगा वो क्या होगा, इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट लेंगे, इस हैमिल्टोनियन का सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट लेंगे। तो यहां तो हमारा जे क्या था, इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी एक इलेक्ट्रॉन का ये पार्ट लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का इंट्रैक्शन लेंगे और एक न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन का इंट्रैक्शन लेंगे। तो जो हैमिल्टोनियन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मोशन होगा वो कुछ ऐसा होगा, सिर्फ इसमें से जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को कैलकुलेट करता है सिर्फ उसी पार्ट को हम लेंगे। तो ये हो जाएगा h क्रॉस स्क्वायर डेल जे स्क्वायर बाई 2m माइनस, अब ये तो आएगा नहीं, ठीक है, प्लस VEE प्लस VNE। इन सब के बारे में, इन टर्म्स के बारे में मैं लिखवा चुका हूं। ठीक है, इक्वेशन इसे आप लिख लोगे थर्ड और इसको आप लिख लोगे फोर्थ। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हमें इस श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसको आप नोट कर लो। ठीक है, तो अब बात करते हैं सेकेंड स्टेप की। तो फर्स्ट स्टेप यही था, ये दोनों इक्वेशन कि हमें अलग से न्यूक्लियर अलग से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए अलग से हमें वेव इक्वेशन बनानी थी। ठीक है, और उस वेव इक्वेशन की हेल्प से इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से जितनी भी एनर्जी मॉलिक्यूल में जनरेट होती है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से। एंड सेकेंड स्टेप में बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन की हेल्प से हम अब सेकेंडरी स्टेप क्या लेंगे, इन सेकेंड स्टेप वी यूज रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव इक्वेशन, इसकी बात करें इलेक्ट्रॉनिक वेव इक्वेशन टू सॉल्व श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर मॉलिक्यूल, यानी हम यूज द रिजल्ट, यानी इस इक्वेशन के रिजल्ट का यूज हम मॉलिक्यूल के लिए श्रोडिंगर, मॉलिक्यूल की श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए करेंगे। अब वो कैसे, वी यूज द एनर्जी आइगन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मोशन, मीन्स इसकी बात कर रहे हैं, मीन्स वी यूज द एनर्जी आइगन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मोशन, यानी ये एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाई
ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक मोशन। यानी जो इस इक्वेशन का जो एनर्जी आइगन वैल्यू है वो एक तरह से हम ऐसे ट्रीट करेंगे इस इक्वेशन में जैसे कि न्यूक्लियाई के लिए वो पोटेंशियल एनर्जी हो ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक मोशन। ठीक है, तो समझ गए होंगे आई होप। कहने का मतलब है ये एनर्जी एज अ पोटेंशियल एनर्जी ट्रीट करेंगे इस इक्वेशन में जो न्यूक्लियस को फील होती है इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से जो इन दोनों न्यूक्लियस को पोटेंशियल एनर्जी फील होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी ये आइगन वैल्यू की हेल्प, इस आइगन वैल्यू को हम यूज करेंगे उस पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जो ये हैमिल्टोनियन जो मॉलिक्यूल की श्रोडिंगर इक्वेशन है, ये इसमें मैंने आपको बताया क्योंकि सिस्टम जो ये मॉलिक्यूल है इसे हमने दो सिस्टम में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड सेकेंड न्यूक्लियर सिस्टम। तो इन दोनों ही सिस्टम की ये जो हैमिल्टोनियन होगा, जो टोटल मॉलिक्यूल का जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होगा वो अलग अलग सिस्टम के हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के सम के बराबर होगा। यानी जो मॉलिक्यूल का हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होगा वो इलेक्ट्रॉनिक हैमिल्टोनियन ऑपरेटर प्लस न्यूक्लियर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के सम के बराबर होगा। तो क्योंकि अगर ऐसा है तो हमें ये भी पता चलेगा कि जो टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल है वो एनर्जी किसके सम के बराबर होगी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मोशन प्लस एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर मोशन। ये क्वांटम मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट है कि जब एक बड़ा सिस्टम जो दो छोटे छोटे सिस्टम से मिलकर बना होता है तो उन दोनों छोटे छोटे सिस्टम के हैमिल्टोनियन का सम बड़े सिस्टम का टोटल हैमिल्टोनियन होता है। ठीक है, ऐसे ही एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पे वेव फंक्शन है तो इन दोनों का यानी इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन को हमने साई ई कर दिया और न्यूक्लियर सिस्टम के वेव फंक्शन को हमने साई एन बोल दिया। तो सिस्टम का जो टोटल वेव फंक्शन होगा वो साई ई इंटू साई एन के बराबर होगा। ये तीनों ही बातें क्वांटम मैकेनिक्स का एक कॉन्सेप्ट है। जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ी होगी उनको समझ में आ रहा होगा। अब हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक वेव इक्वेशन के रिजल्ट को इस इक्वेशन में अप्लाई करेंगे, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए कैसे, क्योंकि हम इस हैमिल्टोनियन को क्या लिख सकते हैं, एच ई प्लस एच एन साई इक्वल टू ई साई, वेयर ई इज द टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, इसको नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं इन सब चीजों को। ठीक है, यानी हम तो हैमिल्टोनियन ऑफ मॉलिक्यूल को कैसे लिख सकते हैं, हैमिल्टोनियन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, हैमिल्टोनियन ऑफ न्यूक्लियर सिस्टम। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं ऊपर की चीजें मिटा रहा हूं क्योंकि ये सब अब इनका काम नहीं है। ठीक है, काम होगा तो मैं दोबारा नोट कर लूंगा। ठीक, तो हमें यूज क्या करना था, रिजल्ट कैसे यूज करना था, जो इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन था एच ई साई ई इक्वल टू ई साई ई, जो इलेक्ट्रॉनिक वेव इक्वेशन थी उसका हमें रिजल्ट इस इक्वेशन में अप्लाई करना है। क्योंकि यहां से हमें क्लियर दिख रहा है कि जो हैमिल्टोनियन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो कितनी एनर्जी देगा, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की टोटल एनर्जी देगा। उस टोटल एनर्जी को क्या मैं इस इक्वेशन में अप्लाई कर सकता हूं, तो अप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, एच ई प्लस ई साई इक्वल टू ई साई। ये हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन हो गई। एक स्टेप हम आगे बढ़ गए। जो श्रोडिंगर इक्वेशन हम सॉल्व नहीं कर पा रहे थे मॉलिक्यूल के लिए, उसमें हमने एक टर्म को सॉल्व कर दिया। हमने किस टर्म को सॉल्व कर दिया, जो इलेक्ट्रॉनिक मोशन के वजह से जो कैलकुलेशन थी उसको हमने सॉल्व कर दिया। अब हमें सिर्फ अरे यार एच ई की जगह हमें ई लिखना है और एच एन यानी न्यूक्लियर मोशन का हैमिल्टोनियन अभी सॉल्व नहीं हो रहा है। तो एच एन को ऐसे ही रहने दिया और एच ई की जगह हमने
इस एच ई ऑपरेटर की आइगन वैल्यू को पुट कर दिया। ठीक है, अब न्यूक्लियर मोशन का हैमिल्टोनियन कैसा था, अगर आपको मैं याद दिलाऊं तो उसका वो वाला पार्ट जिसमें, जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं, जो टोटल हैमिल्टोनियन है वो क्या था, मैं दोबारा लिख के दिखा दे रहा हूं, माइनस जे, इलेक्ट्रॉनों का नंबर जे ही से दिया था मैंने, ठीक है। अब वो तो वीडियो में देखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। जे क्या हो जाएगा, एच क्रॉस स्क्वायर डेल्टा जे बाई 2me स्क्वायर माइनस आई एच स्क्वायर डेल्टा आई स्क्वायर अपॉन 2mi प्लस वीई प्लस वीएनई प्लस वीएनएन। ये था हैमिल्टोनियन, टोटल हैमिल्टोनियन। ठीक है, इस श्रोडिंगर जो मॉलिक्यूल की श्रोडिंगर इक्वेशन थी उसमें टोटल हैमिल्टोनियन का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा था, लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक हैमिल्टोनियन था वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट को कंटेन करता था, तो उसका हमने एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बनाया था, 2me प्लस वीई प्लस वीएनई। इसको हमने सॉल्व किया, यानी इस श्रोडिंगर इक्वेशन में जो इलेक्ट्रॉनिक मोशन के लिए जो श्रोडिंगर इक्वेशन हमने लिखी है उसमें हैमिल्टोनियन कुछ ऐसा होगा। तो न्यूक्लियर हैमिल्टोनियन कैसा होगा, जो बचा हुआ हिस्सा है, यानी ये और ये, क्योंकि बाकी सब तो इलेक्ट्रॉनिक मोशन का हैमिल्टोनियन हो गया। अब न्यूक्लियर मोशन का हैमिल्टोनियन क्या हुआ, जो बच गया। तो न्यूक्लियर मोशन का हैमिल्टोनियन हम यहां लिख दें माइनस का आई एच कैट स्क्वायर डेल्टा आई स्क्वायर अपॉन 2m आई प्लस वी एन एन, ये मैंने क्या हो गया, एच एन। क्लियर हो गई बात नहीं, यानी न्यूक्लियर मोशन का हैमिल्टोनियन कुछ ऐसा होगा। क्या मैं इसमें इस इक्वेशन को फिफ्थ बोल देता हूं, इसमें इसकी वैल्यू पुट करूं तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू पुट करने पे क्या हो जाएगा, माइनस का समीशन आई एच कैट स्क्वायर डेल्टा आई स्क्वायर अपॉन 2mi प्लस वी एन एन प्लस ई साई इक्वल टू ई साई। ये हमें इतनी इक्वेशन मिल गई। ये श्रोडिंगर इक्वेशन है मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, ठीक, इसको मैं मिटा दूं। अब ये इक्वेशन इजी कैसे हो गई, आप कहोगे बिल्कुल इजी हो गई। देखो, इस टर्म को कैलकुलेट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, अब जो सॉल्व करने वाली चीज है वो ये है, वो ये दो ही टर्म तो है जो सॉल्व करने वाले हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जो अब इस श्रोडिंगर इक्वेशन में जो सॉल्व करने की चीजें हैं वो क्या है, सिर्फ एक ये वाला हिस्सा ऑपरेट होगा साइड पे और एक ये वाला हिस्सा ऑपरेट होगा साइड पे। तो यानी ये अब सिंप्लीफाइड श्रोडिंगर इक्वेशन है फॉर अ मॉलिक्यूल। दिस इज सिंप्लीफाइड श्रोडिंगर इक्वेशन for a molecule which can be solved easily। ठीक है, अब इस श्रोडिंगर इक्वेशन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज इसमें दो ही टर्म है। जैसे हाइड्रोजन एटम के केस में जब हमने श्रोडिंगर इक्वेशन बनाई थी तो उसमें दो ही ऑपरेटर थे, यहां पे भी सिर्फ दो ही ऑपरेटर है क्योंकि ये तो एक आइगन वैल्यू हमने पुट की है। तो अगेन हमने टर्म कैलकुलेशन करने वाले जो टर्म होते हैं वो सिर्फ यहाँ दो है। तो यानी कुल मिला के ये श्रोडिंगर इक्वेशन उसके कंपेयर में काफी इजी है और इसको सॉल्व किया जा चुका है। क्लियर हो गई बात? इसको आप नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं। तो फाइनली आप लोग क्या लिखेंगे इसके बाद, इस इक्वेशन के बाद, Hence these two set of equation। किन दो सेट की इक्वेशन की बात कर रहा हूं, एक तो जो इलेक्ट्रॉनिक मोशन के लिए जो वेव इक्वेशन थी एच ई साई ई
इक्वल टू ई साई। एक तो ये इक्वेशन, इसे मैंने इक्वेशन थर्ड बोला था, ठीक है। Hence these two set of equation third and sixth, equation 6 is much more easy to solve than a single wave equation first। यानी इक्वेशन फर्स्ट यानी जो ये वाली इक्वेशन थी साई इक्वल टू ई साई, नहीं एच साई इक्वल टू ई साई, जो मॉलिक्यूल की श्रोडिंगर इक्वेशन बनी थी पहले, उसको सॉल्व करने के अगर इसके सॉल्व करने का इसका सॉल्यूशन अगर देखें तो इसको सॉल्व करना काफी टफ था। उसके कंपेयर में इन दोनों सेट ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना काफी इजी था, ठीक है। तो यही लाइन मैंने लिखी है, हेंस दीज टू सेट ऑफ इक्वेशन थर्ड एंड सिक्स्थ इज मच मोर इजी टू सॉल्व देन अ सिंगल वेव इक्वेशन फर्स्ट। ये थी वेव इक्वेशन फर्स्ट, जो ओरिजिनल वेव इक्वेशन थी मॉलिक्यूल की। The logic behind this approximation is that motion of nuclei is much more slow than the motion of electron. So the coordinates of nuclei can be assumed fixed when we calculate the energy of electronic motion। इतना लास्ट में आपको लिखना है, ठीक है। इतना लिख के आप फिर ये समझाओगे जब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, क्योंकि अब ये इक्वेशन तो सॉल्व की जा चुकी थी। तो जब भी हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमने ये देखा कि टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज क्वांटाइज्ड, ठीक है। तो टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इस श्रोडिंगर इक्वेशन में यही है। तो E इक्वल टू, तो वो जो टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल वो कैसी क्वांटाइज थी, वो तीन टाइप से क्वांटाइज थी। एक तो इलेक्ट्रॉनिक मोशन की वजह से जो एनर्जी क्रिएट हुए वो भी क्वांटाइज्ड थी, प्लस एक न्यूक्लियर के क्या कहते हैं मैं एक बार चेक कर लेता हूं क्योंकि मुझसे गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो एक तो किसके इलेक्ट्रॉनिक मोशन की वजह से जो एनर्जी क्रिएट हुई वो भी क्वांटाइज थी। एक क्योंकि हमने बोला कि न्यूक्लियस भी इंटरेक्ट हो रहे, तो न्यूक्लियस के बीच में अगर वाइब्रेशन होता है तो उसके वजह से जो एनर्जी क्रिएट होती है वो भी क्वांटाइज्ड थी। तो हमें उसको क्या कहेंगे, एक तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, एक तो वाइब्रेशनल एनर्जी, प्लस जब दोनों न्यूक्लियस, क्योंकि ये न्यूक्लियस ही एक तरह से बेस है मॉलिक्यूल का, तो ये जब रोटेशनल मोशन करते हैं अपने सेंटर ऑफ मास यानी सीएम के अबाउट, जब न्यूक्लियाई रोटेशनल मोशन करते हैं तो उसके वजह से भी एनर्जी जनरेट होती है, तो उसको हम ER बोलते हैं। तो यानी टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज क्वांटाइज्ड, और वो क्वांटाइज्ड एनर्जी का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा था, वेयर आप लिखोगे वेयर E इज द एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक मोशन इन मॉलिक्यूल, ठीक है। और EV क्या है, वाइब्रेशनल एनर्जी ड्यू टू वाइब्रेशनल मोशन ऑफ न्यूक्लियाई इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है। और ER क्या है, अगेन रोटेशनल एनर्जी, ठीक है, रोटेशनल एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल मोशन ऑफ न्यूक्लियाई इन अ मॉलिक्यूल। और ये भी इंफॉर्मेशन दे सकते हो कि इसमें सबसे ज्यादा जो एनर्जी थी वो इलेक्ट्रॉनिक मोशन की वजह से जनरेट होती थी, यानी टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल किसकी वजह से थी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक मोशन की वजह से। फिर उसके बाद जो एनर्जी, उसके बाद वाइब्रेशनल एनर्जी
यानी न्यूक्लियस के वाइब्रेशन मोशन की वजह से जो एनर्जी जनरेट होती थी उसके बाद वो एनर्जी ज्यादा थी। और सबसे कम एनर्जी जो थी वो थी रोटेशनल मोशन की वजह से। कहने का मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि H2 मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें देखो कितने न्यूक्लियस के कितने मोशन हो सकते हैं। एक तो अगर मैं कहूं कि ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है और एक न्यूक्लियस इधर है और एक न्यूक्लियस इधर है, तो सेंटर ऑफ मास कहीं यहां होगा। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये एक तो वाइब्रेशनल मोशन कर सकते हैं दोनों, ठीक है। वाइब्रेशनल मोशन यानी इनका जो बॉन्ड है एक तरह से मैं स्प्रिंग लाइक बॉन्ड बना सकता हूं। तो एक तो ये वाइब्रेशनल मोशन कर सकते हैं और एक ये अपनी सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशनल मोशन कर सकते हैं। यानी एक मॉलिक्यूल के पास कितने टाइप की एनर्जी हो गई। जब हमने इस श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमें यह भी पता चला कि मॉलिक्यूल के पास, कैमरा ऑन है, हाँ ठीक है, कि मॉलिक्यूल के पास 3 टाइप की एनर्जी होती है। एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक मोशन, मैंने लिखवा दिया, और दूसरी वाइब्रेशनल एनर्जी ड्यू टू वाइब्रेशनल मोशन ऑफ न्यूक्लियाई। एंड थर्ड जो मॉलिक्यूल के पास एनर्जी होती है वो है रोटेशनल एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल मोशन ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, तो बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन अगर एग्जाम में आता है तो आप इन सब पॉइंटों को एग्जाम में लिख के आओगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। ओके बाय।